हर चीज का एक रेफरेंस है। इस गेम की स्टोरी में आप जितना घुसने का ट्राई करोगे आपको उतना ही कंटेंट मिलता रहेगा। मैंने इस वीडियो में ट्राई किया है कि इस गेम की स्टोरी जितनी सिंपल वे में एंड जितने डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं उतना करूं। तो इंट्रो को और ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं और डायरेक्ट वीडियो पे जंप करते हैं। ब्लैक मिथ वुकोंग की स्टोरी सिर्फ गेम तक सीमित नहीं है और इसका सबसे बड़ा रीजन है एंशिएंट चाइनीज नॉवल जर्नी टू द वेस्ट। मैं बहुत ही जल्दी इस नॉवल को एक्सप्लेन करता हूँ तो बोर होना मत स्टार्ट हो जाइएगा। जर्नी टू द वेस्ट एक फिक्शनल नॉवल है जहाँ पर शिनजियांग नाम का एक चाइनीज मॉन्क इंडिया ट्रैवल करता है अराउंड 7th सेंचुरी एडी में, जहाँ पे बुद्धा उन्हें प्रोवाइड करते हैं 3 प्रोटेक्टर्स, शाह वीजिंग, जू बाजी और सुन वुकोंग। इस स्टोरी में सुन वुकोंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और स्टोरी इसी के अराउंड रिवॉल्व होती है। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो गेम है ब्लैक मिथ वुकोंग ये जर्नी टू द वेस्ट के ऊपर नहीं है बल्कि जर्नी टू द वेस्ट का सीक्वल है, यानी कि गेम की स्टोरी जर्नी टू द वेस्ट के बाद स्टार्ट होती है, जो कि बिल्कुल भी ऑफिशियल चीज नहीं है। बट इसका ये मतलब है कि गेम ये दिखाना चाहता है कि जर्नी टू द वेस्ट कभी खत्म नहीं होता। एक बार अगर जर्नी टू द वेस्ट खत्म हुआ है तो उसके बाद कोई और डेस्टिन्ड वन जर्नी टू द वेस्ट की स्टोरी को फॉलो करेगा। और जो इवेंट्स गेम में हुए हैं जर्नी टू द वेस्ट में भी सेम इवेंट्स ऑलमोस्ट हुए हैं बट एक अलग तरीके से। मतलब कि जो चीजें जर्नी टू द वेस्ट में हो गई है उनका परिणाम यहाँ पर हमें ब्लैक मिथ वुकोंग में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मैं जर्नी टू द वेस्ट को एक्सप्लेन करने नहीं बैठूंगा, बट हाँ जहाँ गेम की स्टोरी में जर्नी टू द वेस्ट को पॉइंट आउट करना इंपॉर्टेंट होगा मैं करूंगा। वेल आई गेस इतना एक्सप्लेनेशन काफी था। अब गेम की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। एक्चुअल स्टोरी गेम की स्टार्टिंग होती है एक कटसीन से जहाँ पे सन वुकोंग के आगे पूरी सेलेस्टियल आर्मी थी जिसको लीड कर रहा था अर्लैंड शैंग। गेम की स्टार्टिंग में जो ये वाला वुकोंग है ये जर्नी टू द वेस्ट वाला वुकोंग है और जर्नी टू द वेस्ट के बिल्कुल एंड में वुकोंग ने बुद्धाहुड अचीव कर लिया था। दिस मीन्स कि वो इमॉर्टल है एंड वन ऑफ द हाईएस्ट रैंकिंग बीइंग है हेवन एंड अर्थ में। और यही रीजन है कि गेम की स्टार्टिंग में आपको सन वुकोंग की हेल्थ बार दिखाई नहीं देती है क्योंकि वो मर नहीं सकता। जर्नी टू द वेस्ट एक अच्छे नोट पे एंड हुआ था बट गेम में अभी उसको गॉड से बिल्कुल मतलब नहीं है और वो वापस आ चुका है जंगलों में अपने मंकीज के साथ एक पीसफुल लाइफ बिताने। ये चीज गॉड्स एंड सेलेस्टियल बीइंग्स को रास नहीं आई। उन्होंने बोला कि वापस हमें सर्व करो नहीं तो हम तुम्हारे मंकीज को मारते रहेंगे और तुम्हारे माउंटेन्स एंड जंगलों को खत्म कर देंगे। सुन वुकोंग को ये बात समझ नहीं आई कि आखिर उन्हें ऐसा करना क्यों है। इस छोटे से बातचीत के बाद हमें सुन वुकोंग एंड अर्लैंड शैंग की एक बहुत ही एपिक बैटल दिखाई देती है। और हाँ नॉवल में हमें ये भी बताया गया है कि अर्लैंड शैंग का जो ये एक्स है ये एक माउंटेन तबाह कर सकता है। Taste my axe! ओके, ये चीज सिर्फ नॉवल तक सीमित नहीं रही। सुन वुकोंग देखता है कि उसके साथ फाइट थोड़ी फेयर नहीं हो रही है, इसलिए वो जाता है जंगलों में लड़ाई करने, जहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि सन वुकोंग का गोल्डन हेडबैंड जिसको कहा जाता है जिंगू, जिसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मीनिंग है टाइट फिलेट। तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक मंक ने वुकोंग को इस हेडबैंड को पहना दिया ट्रिक करके और वुकोंग ने इसे पहन भी लिया। बेसिकली ये हेडबैंड बस इसीलिए था कि इससे वुकोंग को कंट्रोल किया जा सके अगर फ्यूचर में वुकोंग कभी मिसबिहेव करे, क्योंकि गॉड्स को वुकोंग पे भरोसा नहीं था। वो ये सोचते थे कि ये मंकी कभी भी रेबल कर सकता है। दैट द रीजन उसे ये हेडबैंड दिया गया था और जब भी वुकोंग कुछ भी हरकतें करता था तो ये हेडबैंड उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हेडेक देता था जिससे सन वुकोंग जैसे बीइंग भी ढेर हो जाए। और सेम यही चीज हमने गेम में भी विटनेस की। अब यहाँ पे खास बात यह है कि नॉवल के एंड तक सन वुकोंग के सर से ये हेडबैंड हटा देना चाहिए था, बट हमने गेम में ये नोटिस किया कि ये हेडबैंड सन वुकोंग के सर से नहीं हटा गया। अब गेम के एंड में एक कट सीन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे अर्लैंड शैंग वुकोंग को ये कहता है कि तुम्हारे सर पे अभी भी वो हेडबैंड है। तो वुकोंग इसके रिप्लाई में एक बहुत ही अमेजिंग डायलॉग मारता है, Keep those eyes wide open. Watch me rip it off and break free. Keep those eyes wide open. Watch me rip it off and break free. Okay, तो ये लाइन मुझे गूज़बम्स देती है। ये लाइन याद रखिएगा। गेम के एंड में इस लाइन का बहुत बड़ा मीनिंग है जो मैं एक्सप्लेन करूँ। इसी हेडबैंड के चलते अर्लैंड शैंग ने सन वुकोंग को हरा दिया और कई दशक नहीं बल्कि शतक यानी कि सेंचुरीज बीत गए और सन वुकोंग का रिमेन एक स्टोन बन गया। बट स्टोन बनने से पहले सन वुकोंग ने अपने 6 सेंसेस यानी कि आई, ईयर, नोज, टंग, बॉडी एंड माइंड को इस पूरे चाइना में शैटर कर दिया 6 डिफरेंट रेलिक्स में। एंड दैट्स द रीजन ये पूरा का पूरा गेम 6 डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइडेड है। हर चैप्टर के एंड में आपको एक रेलिक मिलेगा और हर चैप्टर के एंड में आपको एक बहुत ही डीप स्टोरी सुनाई जाती है। एक बात बता दूं, ये पूरी स्टोरी एक फ्लो में नहीं गई है। चैप्टर्स के बीच में बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं जो कि हमें गेम में नहीं दिखाए गए हैं। कई सेंचुरीज बीतने के बाद हमें एक बूढ़ा मंकी दिखाया जाता है जो कि यही चीज एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे सन वुकोंग ने अपने 6 रेलिक्स को पूरे चाइना में डिवाइड कर दिया है किसी एक
एक मंकी को ढूंढने के लिए। अब जो मंकी इस पूरे 6 रेलिक्स को ढूंढ के लाएगा वो डेस्टिन 1 कहलाएगा। एंड हाँ, आप ही डेस्टिन 1 हो, यानी कि इस गेम के मेन प्रोटैगनिस्ट। और हाँ, आपका चेहरा हूबहू सुन वुकोंग से मिलता है और ये बात गेम में आपसे काफी सारे लोग कहेंगे। फर्स्ट चैप्टर ब्लैक क्लाउड रेड फायर। इस स्टोरी में आप प्रोग्रेस करते हो और गेम के स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट मैजिक सीखते हो, जैसे किसी को भी फ्रीज करना या फिर सोल कलेक्टिंग गोल्ड। और सबसे पहली बार आप गोल्डन बी में ट्रांसफॉर्म होना सीखते हो। यहाँ पे आपको एक टेम्पल दिखाई देता है जो कि पूरा जला हुआ था और उसके आगे एक एल्डर जिनशी था जो कि पूरा सोने से बना हुआ था और उसका सर बहुत ही बड़ा था और वो आपसे सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि हमने ही गोल्डन का साया चुराया है। एंड यही रीजन था कि वो हमसे फाइट भी करने लगता है। इसको हराने के बाद आप इस चैप्टर के ऑलमोस्ट एंड में ब्लैक विंड किंग से मिलते हो, जो ये बताता है कि वो इन टेम्पल्स एंड इन स्क्रिप्चर्स को 500 सालों से रिबिल्ड कर रहा है, जो कि बहुत पहले जल गए थे। और हाँ, यहाँ पर एल्डर जिनशी और ब्लैक विंड किंग दोस्त थे। ब्लैक विंड किंग को हराने के बाद ये उड़ जाता है और कहीं और भाग जाता है, जहाँ पर आप सेम मैजिक सीख करके उसके पास जाते हो और वो एक बियर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसको हराने के बाद वो वहाँ से भागने का ट्राई करता है बट कर नहीं पाता। फिर वो अपने लाइफ की भीख मांगता है और ये समझ जाता है कि सामने जो खड़ा है वो ग्रेट सेज वुकोंग ही है। और वो ये बताता है कि वुकोंग का रेलिक जो उसके पास है वो उसने अच्छे से स्टोर करके रखा था, क्योंकि वो खुद के लिए यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लैक विंड किंग उतना ताकतवर है ही नहीं। तो यहाँ पे हमें एक एनिमेटेड स्टोरी दिखाई जाती है जो हर चीज एक्सप्लेन करती है। तो असल में हुआ ये था कि जो एल्डर जिनशी था उससे ब्लैक विंड किंग बचपन में मिलता है और बाद में वो मॉन्क एंड एल्डर जिनशी बनता है एक टेम्पल का। उसे विजिटिंग मॉन्क्स एक कसाया देते हैं जिसे गोल्डन कसाया कहते हैं। बेसिकली मॉन्क्स को किसी मटेरियलिस्टिक चीज का लोभ यानी कि लालच नहीं होना चाहिए और उन्हें हर चीज त्यागनी होती है। बट ये एक कसाया इतना ज्यादा लोगों को लालच दे रहा था कि एल्डर जिनशी इसके पूरे पोजेशन में आ गया। दूसरे मॉन्क्स भी इस कसाया को चुराना चाहते थे और एल्डर जिनशी को मारने के लिए उन्होंने टेम्पल में ही आग लगा दी। क्योंकि ब्लैक विंड योगुआ एल्डर जिनशी का फ्रेंड था, इसलिए वो उसकी हेल्प करने आया। बट कसाया को देखने के बाद वो कसाया अपने साथ ही ले गया। जब एल्डर जिनशी ये देखता है कि कसाया वहाँ पे नहीं है तो वो ये सोचता है कि आग में उसका कसाया जल गया और वो अपना सर दीवार पे मार मार के सुसाइड कर लेता है। इस गेम में आप उन मॉन्क से भी फाइट करते हो जिन्होंने टेम्पल में आग लगाई थी। प्लस अभी गेम में एल्डर जिनशी ऐसा क्यों दिख रहा है, इसका रीजन ये है कि ब्लैक विंड किंग ने ट्राई किया था अपने फ्रेंड को रिजरेक्ट करने का, जिससे सोल ने गोल्ड एंड बाकी मटेरियलिस्टिक चीजों का सहारा लेके एक बड़ा सा स्टोन मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया जो आज तक उस कसाया के पीछे पड़ा है। इसका मोरल ये हो सकता है कि एक मॉन्क जो कि हर मटेरियलिस्टिक चीज को त्याग देता है, एट द एंड वो खुद सोने का बन गया। अब हम ये देखते हैं कि गेम के अंदर चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया है और अपना डेस्टिन 1 उस जगह पे पहुंच चुका है जहाँ पे सेकंड रेलिक है। बट यहाँ पर काफी टाइम बीत चुका है और हम ये देखते हैं कि हमारा डेस्टिन 1 हार चुका है। हमारे चेस्ट पे काफी सारे एरोज घुसे हुए हैं और हम ऑलमोस्ट मरने वाले हैं। हमारे सामने एक हेडलेस बार्ड गाना गा रहा था और पता नहीं वो कौन सा मैजिक करता है जिससे वो हमारी मरती बॉडी को वापस जिंदा कर देता है। ये बार्ड इस पूरी जर्नी में ऑलमोस्ट हमारे साथ रहेगा। इसके बाद हमारे प्रोटैगनिस्ट बहुत सारे एनिमीज से मिलते हैं और लड़ते हैं जिनका अपना अपना बहुत ही डीप बैक स्टोरी है। बट ऑफ कोर्स इनकी बैक स्टोरी में हम नहीं जा सकते, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर हम फर्स्ट प्रिंस ऑफ द फॉलोइंग सैंड नाम के क्रिएचर से मिलते हैं जो कि ऑलमोस्ट रैट लाइक बीइंग है और इनकी पूरी प्रजाति ही रैट लाइक बीइंग है। बट हम इस वक्त ये देख पा रहे थे कि ये अपने ही काइंड यानी कि अपने ही लोगों को पहचान नहीं पा रहा था और ये ऑलमोस्ट मैड हो चुका था। और इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो कि ये अपने ही फादर को खा जाता है। इसके बाद मिलते हैं हम टाइगर वैनगार्ड से जो कि एक्चुअल में ब्लड पी रहा था। ये किसका ब्लड पी रहा था वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ओरिजिनल लोर में टाइगर वैनगार्ड एक्चुअली में इस वैली के प्रोटेक्टर्स थे और टाइगर वैनगार्ड की डेथ हो गई थी येलो विंड सीज के द्वारा। तो गेम में टाइगर वैनगार्ड कौन है? वेल, टाइगर वैनगार्ड के 2 बेटे थे, एक टाइगर वैनगार्ड और एक मैड टाइगर, और इन दोनों से आप लड़ते हो, एक ये और एक ये। गेम वाला टाइगर वैनगार्ड येलो विंड सीज को चैलेंज करता है और हार जाता है और तब से वो अपना नाम टाइगर वैनगार्ड रख लेता है और इन रैट लाइक क्रिएचर्स को वो खाता रहता है दिन रात, जिससे वो और ताकतवर बने। हम यहाँ पर येलो विंड सेज से फाइट करते हैं जिसके हाथ में किसी मॉन्क या फिर किसी सेज का सर था। अब पूरे गेम में ये वन ऑफ द मोस्ट एपिक बॉस बैटल्स में से एक है। येलो विंड सेज को हराने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो हेडलेस बर्ड हमारे साथ स्टार्टिंग से ही था, यस यू गाइस डिड राइट, ये उसी का सर है और इसका ओरिजिनल नाम है लिंजी। लिंजी एक बहुत ही पावरफुल बीइंग है और उसका काम था येलो विंड सेज पे नजर रखना। अब यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक विंड किंग की तरह येलो विंड सेज भी उतना ताकतवर नहीं था कि वो वुकोंग के रेलिक को स्टोर कर पाए, तो वो लिंजी के सर के अंदर इस रेलिक को स्टोर करके रखा हुआ था और उसको हराने के बाद फाइनली लिंजी हमें वुकोंग का सेकंड रेलिक भी दे देता है। यहाँ पर हमें एक एनिमेटेड स्टोरी ये दिखाई जाती है जहाँ पर एक आदमी उसे एक इंजर्ड फॉक्स दिखाई देती है। वो आदमी उस इंजर्ड फॉक्स को अपने घर ले जाता है जहाँ पे
उसे ये पता चलता है कि वो फॉक्स एक कित्सुने थी, मतलब कि एक शेप शिफ्टर फॉक्स, और वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है, जहाँ पे वो उससे बाद में शादी करता है। उनके 2 बच्चे भी होते हैं, बट एक बार जब वो घर वापस आता है तब वो ये देखता है कि वो कित्सुने अपनी पूरी फैमिली को मार चुकी होती है। तब वो नींद से जागता है और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि वो उस फॉक्स को मार के उसका एक मफलर बनाकर घर से बाहर निकलता है। इस स्टोरी के एंड में हमें ये मॉरल दिया गया कि गॉड्स जो भी प्लान करते हैं उसे अपने हिसाब से ही चलना होता है, हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद हम चैप्टर 3 में आते हैं। ये चैप्टर मुझे बहुत अजीब लगता है। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक बर्ड और एक बूढ़ा आदमी एक साथ मिक्स दिखाई देते हैं, जो हमें फॉलो करने को कहता है। वो हमें बैट में कन्वर्ट कर देता है और हम उसके पीछे पीछे उड़ते हैं। आगे हम देखते हैं एक इल्यूजनरी टेम्पल और एक बेबी बुद्धा जिसने येलो कपड़े पहने हुए हैं। वो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी पोटली से पूरा का पूरा ड्रैगन निकाल देता है। इस ड्रैगन को हराने के बाद हम पानी के नीचे गिर जाते हैं, जहाँ पर जब हम उठते हैं तो हम अपने आप को एक प्रिजन में देखते हैं। कुछ नए मैजिक सीखने के बाद वो अपनी जर्नी में प्रोसीड करता है, जहाँ पे उसे एक लेडी दिखाई देती है जिसका नाम होता है कैंग जिन स्टार, जो मदर ऑफ ऑल ड्रैगन्स थी। ओ नहीं, ये डेनेरिस टारगेरियन की बात नहीं हो रही है। अब जर्नी टू द वेस्ट में जिन स्टार सुन वोकोंग की तरफ से फाइट कर रही थी, बट अभी वो येलो ब्राउ के साथ मिल चुकी है। याद है स्टार्टिंग में मैंने 3 कंपेनियंस के बारे में बात की थी, जिनमें सुन वोकोंग के साथ जू बाजी भी था। उसने जू बाजी या जू बाजिया को कैद कर रखा है और यहाँ पर वो किसी से बात भी कर रही है। इससे फाइट करने के बाद हम इसे हरा देते हैं और जब ये ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है तब ये इस घंटे से जाके लड़ जाती है और बाद में हमें पता चलता है कि इसके अंदर जू बाजी था, यानी कि ये पहले सुन वोकोंग का कंपेनियन रह चुका है। और जू बाजी भी हमारा साथ देना चाहता है कि हम सारे रेलिक्स कलेक्ट करें और एट द एंड सुन वोकोंग को रिजरेक्ट करें। अब यहाँ पे जू बाजी एक सुअर क्यों है, इसके पीछे का रीजन बहुत ही ज्यादा ट्विस्टेड एंड खतरनाक है। इसकी स्टोरी मैं आपको आगे बताऊंगा। इस जगह पे हम उस आदमी से भी मिलते हैं जिसने फॉक्स को मार करके उसका मफलर बना लिया था। याद कीजिए इससे लास्ट वाले चैप्टर के स्टोरी में वो यहाँ का मॉन्क बन चुका है और बूढ़ा हो चुका है। हम उससे भी फाइट करते हैं। हम यहाँ पे नॉन एबल नाम के बॉस से भी फाइट करते हैं और बेसिकली इसकी स्टोरी बहुत खतरनाक है। ये और येलो ब्राउ पहले एक साथ काम किए करते थे, बट इसका मानना ये था कि बुद्धा हुड तक जाने के लिए आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ होनी बहुत जरूरी है, बट येलो ब्राउ टोटली रिलिक्स पर डिपेंडेंट रहता था। तो नॉन एबल ने बेसिकली अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए अपने आप को चेन में बांध दिया और कहा कि मैं एक दिन में आजाद हो जाऊंगा। वेल हुआ क्या, आज तक उसके हाथ बंधे हुए हैं। इसके बाद जू बाजी और डेस्टिन्ड वन दोनों जाते हैं एक और चाइल्ड बुद्धा के पास जिसके कपड़े ब्लूइश थे। वो कहता है जाओ और जाके प्रेयर करके आओ, तभी आपके आगे का रास्ता खुलेगा, जो कि नहीं खुलता है। फिर वो लोग वापस जाते हैं उसी टेम्पल में जहाँ पे येलो कपड़े वाला चाइल्ड बुद्धा था। वहाँ जाकर ये रिवील होता है कि वो एक्चुअली में येलो ब्राउ ही है और उसका बुद्धा हुड अचीव करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। और वो ये सोच रहा है कि सुन वोकोंग बिल्कुल ही मिसगाइडेड था, क्योंकि हम डेस्टिन्ड वन है तो वो हमें भी सही तरीका बताना चाहता है। तो वो हमें अपने पोटली में कैद कर लेता है, जिससे बाहर निकलने के लिए हमें लड़ना था और हम लड़के बाहर भी आ जाते हैं और हम येलो ब्राउ को डिफीट करते हैं। वो अपने टेम्पल से बाहर भागने का ट्राई करता है ताकि वो सुन वोकोंग के रैलिक को दोबारा अपने अंदर ले पाए और ज्यादा ताकतवर बन जाए, बट वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पे ब्लू कपड़ों वाला चाइल्ड बुद्धा या कहें बेबी बुद्धा आ जाता है। वो ये रिवील करता है कि येलो ब्राउ कभी उसका ही स्टूडेंट हुआ करता था। आज की डेट में वो उसकी पोटली चुरा लेता है और उसका शेप शिफ्ट करता है और दूसरे लोगों को ट्रिक करता है, और उसने सुन वोकोंग के रैलिक का यूज कर करके इस पोटली को और ज्यादा ताकतवर बना दिया था। हम सब सोच रहे थे कि येलो ब्राउ के साथ रैलिक भी अब डूब गया, बट बेबी बुद्धा ये बताता है कि ऐसा नहीं है। उसका रैलिक येलो ब्राउ के अंदर स्टोर नहीं बल्कि इस फिश के अंदर स्टोर था। और हाँ, हमें एक और रैलिक मिल जाता है। अब इस चैप्टर के बाद इस गेम में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी दिखाई जाती है। मुझे स्टोरी जितनी समझ में आई मैं उतना ही एक्सप्लेन करूंगा, बट यूट्यूब पे और लोग इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं तो आप देख सकते हो। हुआ ये था कि एक विलेज के बीच में एक अजीब सा क्रीचर आ गया था जो ऑलमोस्ट डूब चुका था। जब विलेजर्स ने उसे बचाया तब उन्होंने नोटिस किया कि इसके घाव से मोतियां निकलते हैं और इसके सलाइवा एंड गंदगी से लोग खूबसूरत हो जाते हैं और बीमारियां चली जाती हैं। ऑफ कोर्स विलेजर्स का फायदा हो रहा था, तो उन्होंने इस क्रीचर के लिए एक पूरा का पूरा टेम्पल बना दिया, इसकी वर्शिप करने लगे और इसको बहुत सारा खाना देने लगे, जिससे ये क्रीचर तो मस्त मजे में जी रहा था। एक रात विलेजर इसकी पूजा कर रहे थे, तभी एक इंसान जो इस क्रीचर से डिसैटिस्फाइड था उसने ये सोचा कि अगर इसके घाव से इतनी मोतियां निकलते हैं तो अगर मैं इसको चाकू मारूं तो कितना सोना निकलेगा, और उसने ऐसा ही किया। उसने चाकू मारा और क्रीचर मरने लगा। ये चीज विलेजर्स ने देखी और उस आदमी को रोकने के बजाय उन्होंने इस क्रीचर पे ही धावा बोल दिया और जितना हो सके उतना सोना लूटने का ट्राई किया। इस क्रीचर को विलेजर्स अधमरा कर देते हैं और ये बीच के बगल में बैठा हुआ था, जहाँ पर इसका एक बहुत ही पुराना दोस्त जिन चैनजी आकर
आकर इसके बगल में बैठता है और अधमरा क्रिएचर ये कहता है कि मैंने एक बार तुम्हें फिर प्रूव कर दिया। और फिर जिनचेंजी या फिर जिनचेंजो ये कहता है कि तुम्हारा तरीका मुझे पसंद नहीं आया। तो इसके रिप्लाई में ये क्रिएचर ये कहता है अगर जीतने के लिए नहीं तो उसके तरीके और एंड की बात क्यों कर रहे हो। बेसिकली ये स्टोरी ये कवर करना चाहती थी और वो क्रिएचर ये प्रूव करना चाहता था कि इंसान का नेचर कभी नहीं बदल सकता। आप उनको कितना भी दो, उनका लालच कभी खत्म नहीं हो सकता। और एक सोने की मुर्गी को पालने के बजाय जो उनको 10 साल में 10 अंडे दे, वो उस सोने की मुर्गी को मार के एक बार में 10 अंडा लेना ज्यादा पसंद करेंगे, जो उन्हें नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। वेल, मुझे ये स्टोरी जितना समझ में आया मैंने आपको समझाने का ट्राई किया। अगर मैंने कुछ गलत बोला तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में स्टोरी को डिकोड कीजिए, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। और हाँ, यहाँ पे जिनचेंजो था वो शायद बुद्धा का सेकंड इन कमांड था जो कि बैनिश कर दिया गया था हेवन से, और वो मॉर्टल वर्ल्ड में एज अ मॉर्टल बॉडी आया था। और यहाँ पे नॉवेल्स में ये क्रिएचर शायद येलो ब्राउ ही था। चैप्टर नंबर 4, रोजी चीक्स एंड ग्रे हेयर। ओके, ये चैप्टर और भी अजीब है। अब यहाँ पे फिर से काफी टाइम बीत चुका है और अपना जो बाजी एंड डेस्टिन वन दुश्मन के भेस में इस महल में घुसते हैं जहाँ वो सेकंड सिस्टर से मिलते हैं। अब मैं आपको बता दूं ये सबके सब मकड़ियाँ यानी कि स्पाइडर्स हैं, तो इनकी खूबसूरती पे मत जाइएगा। अब ये सब बुरे लोग नहीं है, बट हाँ, इनकी जो मदर है जिन्हें द वॉयलेट स्पाइडर भी कहा जाता है, वो हर मौसम में किसी एक के साथ शादी करती है और ऑफ कोर्स शादी के बाद उसे खा जाती है। यही स्पाइडर्स करते हैं। अब यहाँ पे जू बाजी महल के अंदर घुसता है और वो कैद हो जाता है, और यहाँ पर मदर ऑफ स्पाइडर्स ये चाहती थी कि वो जू बाजी के साथ संभोग करे और उसको खा जाए। अब हाँ, यहाँ पर जू बाजी और द वॉयलेट स्पाइडर यानी कि जो मदर है, इन दोनों का बहुत ही लव एंड हेट रिलेशनशिप है। यहाँ पे जू बाजी द वॉयलेट स्पाइडर को प्यार नहीं करता, बट द वॉयलेट स्पाइडर जू बाजी को बहुत ज्यादा प्यार करती है, मतलब उसके साथ संभोग करना चाहती है। अब इस चैप्टर के एंड में मैं आपको जू बाजी एंड द वॉयलेट स्पाइडर इन सब की कहानी अच्छे से बताऊंगा, बट अभी गेम की बात करते हैं। जू बाजी के पास सन वुकोंग भी ऑलमोस्ट कैद हो चुका था मकड़ियों के जाल में। अब यहाँ पर उसके ऊपर एक बहुत ही अजीब सा क्रिएचर हमला करता है जिसे एक लड़की हरा देती है। अब ये पूछती है वुकोंग से कि बाहर कैसा दिखाई देता है। इस बात से ये प्रूव होता है कि ये सारी की सारी मकड़ियां यहाँ पर कैद हैं और ये जा कर भी बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि ये अपने ऊपर के लोग को यहीं बैठे बैठे बेनिफिट्स दे रहे हैं। आगे जाके हमें सारे के सारे स्पाइडर सिस्टर्स को दिखाया जाता है जहाँ पर वो ये बात कर रहे थे कि जो मदर है उनकी, वो जू बाजी को एक्सपेक्ट कर रही है इतने सालों से, और वो ये सोच रहे थे कि उन्हें लगा था कि जू बाजी थोड़ा और हैंडसम होगा, बट वो तो पिग है। अब हमारे सन वुकोंग का नेक्स्ट बॉस बैटल किससे होता है? यस, जू बाजी से, यानी कि वो करप्ट हो चुका है। उसको हराने के बाद हम उसके सेकंड फेज से फाइट करते हैं, जिसके बाद उसे एक मिरर दिखाई देता है और वो अपने पुराने जिंदगी के चेहरे को देखता है जब वो सुअर नहीं हुआ करता था। वाह, हैंडसम है बंदा। अब उसके माथे पे एक नीडल आके लगता है जिससे उसका ये करप्शन मिट जाता है। फिर वो बूढ़ी औरत यानी कि द वायलेट स्पाइडर जू बाजी को फिर से कैद कर लेती है और उनके बीच में बातें होती हैं, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जू बाजी ने उसके सारे सिस्टर्स को मार दिया था सिर्फ इसको छोड़ करके। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच में लव एंड हेट का रिलेशनशिप था। जू बाजी इसे मार नहीं पाया उस वक्त, क्योंकि जू बाजी उस वक्त मून गॉडेस से प्यार करता था और उसके साथ संभोग करना चाहता था। अब क्योंकि ये एक पाप था, इसी वजह से उसको बैनिश कर दिया गया और उसको अगला वूम जो मिला वो एक सुअर का मिला, और वो आधा ह्यूमन और आधा सुअर पैदा हुआ, और उसको ये श्राप मिला कि वो अपने 100 साल तक उसकी लव स्टोरी कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। वाह। जू बाजी ये कहता है कि तुम इस उम्र में भी लवी डवी क्यों हो रही हो, और बूढ़ी स्पाइडर ये कहती है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा वो सन वुकोंग पसंद है। अब यहाँ पर एक लड़की आती है और मैं आपको बता दूं ये लड़की और कोई नहीं, जू बाजी और द वॉयलेट स्पाइडर की ही बेटी है, जिसे जू बाजी पहचान नहीं पाता है। तो इस वॉयलेट स्पाइडर यानी कि ये बूढ़ी औरत का मकसद ये है कि जू बाजी के साथ संभोग करे, इसके साथ शादी करे और उसके बाद ये इसे खा जाए और इसका बदला पूरा हो जाएगा और प्यार भी। हमारा काम है इसे ऐसा करने से रोकना, तो हम वॉयलेट स्पाइडर से फाइट करते हैं। उसके बाद वो जाती है 100 आई डीमन लॉर्ड के पास, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर बीइंग था और ये सन वुकोंग के रैली को कंज्यूम करने के केपेबल भी था। इसी बीच हमें एक स्नेक लेडी को भी दिखाया जाता है और यही उस नीडल की मास्टर थी जिसने जू बाजी के करप्शन को हटाया था। यहाँ पे द वायलेट स्पाइडर 100 आई डीमन के पास जाती है और 100 आई डीमन फोर्सफुली उसके अंदर से रेलिक निकाल लेता है, यानी कि सन वुकोंग का रेलिक द वायलेट स्पाइडर के अंदर ही था। और ये चीज सारे सिस्टर्स को पसंद नहीं आती और वो हमारे लिए फाइट करने लगते हैं 100 आई डीमन से। एट द एंड हम उसे हरा देते हैं, बट बूढ़ी स्पाइडर मर जाती है। पता नहीं क्यों, बट इन स्पाइडर्स के लिए मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। ये लोग अच्छे लोग थे एक्चुअली में, और खूबसूरत भी। स्टोरी को स्पीड अप करने के लिए हम बढ़ते हैं चैप्टर 5 की तरफ, गोल्डन चाइल्ड क्रिम्सन ब्लड। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में द डेस्टिन वन एक बंधे हुए फॉक्स से मिलता है जो कि एक कित्सुने थी और वो शेप शिफ्ट करके एक इंसान में बदलती है जिसका नाम है पिंग पिंग। ये प्रिंसेस फेयर फॉक्स और बुल किंग की बेटी है। जैसे मंकी किंग है वैसे बुल किंग है। अब यहाँ पे प्रिंसेस फेयर फॉक्स को जू बाजी ने मार दिया था। क्या बात है भाई। अभी बुल किंग की वाइफ राक्षसी है जो पिंग पिंग की स्टेप मदर भी है। यहाँ पे ये रिवील किया है कि राक्षसी के पास एक फैन है जो उसके फादर यानी बुल किंग को बचा सकता है। और यहाँ पे राक्षसी के बेटे को भी इंट्रोड्यूस कराया गया जिसको हम रेड बॉय भी कहते हैं, जो पिंग पिंग का स्टेप ब्रदर है। और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जितने भी लोगों से आप लड़े हो, यानी कि क्लाउडी मिस्ट, मिस्टी क्लाउड, फास्ट एज विंड, क्विक एज फायर, ये सभी तो रेड बॉय यानी कि राक्षसी के बेटे की ही आर्मी है। यहाँ पे पिंग पिंग प्लांटन फैन की डिमांड कर रही थी राक्षसी से ताकि उनके फादर को बचा
बचाया जा सके। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कीपर ऑफ फ्लेमिंग माउंटेन्स को भी, जो कि बेसिकली रक्षासी के साथ थोड़ा क्लोज आने का ट्राई कर रहा था और वो चाह रहा था कि वो उसके साथ यहाँ से भाग जाए। और हाँ, ये सभी जानते हैं डेस्टिनी 1 का एक्चुअल पर्पस क्या है। थोड़े ही रोमांटिक टॉक के बाद ये रिवील कर दिया जाता है कि रक्षासी एक्चुअल में जो बाजी ही था और वहाँ पे डेस्टिनी 1 आता है। पिंग पिंग को प्लांटन फैन मिल चुका है और वो डेस्टिनी 1 को लेके पहुंचती है बुल किंग के पास, जिसकी हालत बहुत खराब थी। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो बुल किंग है वो पहले सुन वुकोंग का ही कंपेनियन था और सुन वुकोंग एंड बुल किंग बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। पिंग पिंग बुल किंग को बोलती है कि वो अपना रिलिक द डेस्टिनी 1 को दे सकते हैं एंड उनके और सफर करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे बुल किंग बहुत ही अजीब तरीके से अपनी ही बेटी से बात कर रहा था। बाद में पता चला कि एक्चुअल में पिंग पिंग भी पिंग पिंग नहीं है और वही एक्चुअली में द स्टेप ब्रदर या कहें रेड चाइल्ड है, जो बस रिलिक चाहता था ताकि वो और ताकतवर बन जाए। यहाँ पर रक्षासी की भी एंट्री होती है और वो ये डिमांड करती है हमसे कि हम उसके बेटे को ना मारें। वो इस जगह को छोड़ के बहुत पहले ही जा चुकी थी क्योंकि वो अपने लवर बुल किंग और अपने बेटे के बीच में किसी को चूज नहीं कर सकती। और यहाँ पे द रेड बॉय और बुल किंग के बीच में काफी नोक-झोंक होती थी रिलिक के लिए। जब डेस्टिनी 1 रेड बॉय को हरा देता है तो वो फेक डेथ टेलिस्मैन का यूज करता है मरने का नाटक करने के लिए। और जब बुल किंग डेस्टिनी 1 को रिलिक दे ही रहा था तब द रेड बॉय रिलिक लेके अब्सॉर्ब कर लेता है और याक्षा किंग में बदल जाता है। याक्षा होते हैं बहुत ही प्योर डीमन एंड बहुत ही ताकतवर डीमन। हम यहाँ पर फिर से याक्षा किंग को भी डिफीट कर देते हैं और हम उसे मारने ही जाने वाले थे, बट रक्षासी इंटरफेयर करती है और कहती है प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो। इससे पहले कि हम कोई भी डिसीजन ले कि याक्षा किंग को मारना है या फिर छोड़ना है, याक्षा किंग सुसाइड कर लेता है क्योंकि वो हेवेंस के अंडर सर्व नहीं करना चाहता। यहाँ पर द रेड बॉय मर गया और रक्षासी देखती रह गई। चैप्टर के एंड में हमें एक बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग और डीप स्टोरी दिखाई जाती है और बहुत ही डार्क भी, जहाँ पे हमें इस बड़े बुल किंग का पास्ट दिखाया जाता है और हमें ये बताया जाता है कि ये और सुन वुकोंग बहुत ही अच्छे कंपेनियन थे और ये दोनों कभी साथ में लड़ा करते थे हेवेंस के अगेंस्ट। बुल किंग और रक्षासी का बेटा हुआ द रेड बॉय। वुकोंग और जुबाजी के रास्ते में फ्लेमिंग माउंटेन था जिसका प्रोटेक्टर था बुल किंग। फ्लेम्स को बुझाने के लिए सुन वुकोंग को चाहिए था फैन, जो बुल किंग देने से मना कर देता है। अब यहाँ पर ये दोनों लड़ते हैं और बुल किंग हार जाता है। और यहाँ पे जुबाजी ये भी कहता है कि उसने उसकी फॉक्स वाइफ को मार दिया, जिससे बुल किंग और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बुल किंग की लाइफ बहुत ज्यादा ट्विस्टेड एंड बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग है। इसके ऊपर मैं किसी और वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। वुकोंग के रेलिक स्कैटर करने के बाद एक रेलिक प्रेजेंट के बुल किंग को मिलता है जिसे वो अपने पेट में सेफ रखा हुआ था। इसके बाद अब हम आते हैं अपने फाइनल चैप्टर की तरफ, जिसके बाद हमारी एंडिंग है। फाइनल चैप्टर में अब हमारे पास वुकोंग के 5 रेलिक्स हैं और सेलेस्टियल गॉड्स को ये बात पता चल गई है तो वो अपनी आर्मी सेंड कर रही है हमें रोकने के लिए। इस पूरे चैप्टर में सिंपली हमारा मिशन ये है कि हमें वुकोंग के पूरे आर्मर सेट को कंप्लीट करना है। और हाँ, इसी में हमें मिलता है वुकोंग का समरसॉल्ट क्लाउड, जो कि वुकोंग के 5 रेलिक्स को सेंस करके अब हमें अपना मास्टर मानता है। वुकोंग के सारे आर्मर इधर उधर स्कैटर हो गए थे इस लैंड में और अपने आप को एक बीस्ट की तरह बना लिए थे। मतलब कि कोई बुल है तो कोई ह्यूमनॉइड बीस्ट। हमें इन सबको हरा करके आर्मर लेना है। इसके बाद हमें गेम का मोस्ट एपिक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक केव में जाते हैं जहाँ पे मंकी किंग बनता है। चोरी कुछ ऐसी हुई कि सुन वुकोंग बहुत सारे बंदरों के साथ एक जंगल में रहता था जहाँ पर एक नदी बहती थी। उन बंदरों में एक शर्त लगी कि जो भी इस नदी का सोर्स ढूंढ लेगा उसे मंकी किंग का दर्जा दिया जाएगा। सुन वुकोंग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और रिवर को फॉलो करते करते वो एक केव में पहुंचता है जहाँ पर सारी सुविधाएं मौजूद थी। सारे बंदर वहाँ आके रहने लगते हैं और सुन वुकोंग के लिए एक थ्रोन बनाया जाता है जिसे आप गेम में देख भी पाते हो। हमें वहाँ सन वुकोंग का डंडा भी मिलता है। इसी माउंटेन के टॉप पे हम अपना गेम कंप्लीट करेंगे जहाँ पे हमें वो स्टोन मिलता है जिसके अंदर सन वुकोंग होगा। हमारे पास 5 रेलिक्स हैं बट एक रेलिक मिसिंग है क्योंकि वो गुम हो चुका है और उसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन जैसे ही हम स्टोन को टच करते हैं हम उसके अंदर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे वो एल्डर मंकी भी था। वो ये रिवील करता है कि ये वुकोंग का माइंड है और इसमें उसकी सारी मेमोरीज हैं, उसके बचपन से लेके उसके बुढ़ाहुड तक। अब इससे पहले कि मैं एंडिंग एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूं इस गेम की 2 एंडिंग है, एक बैड एंडिंग और एक गुड एंडिंग। अगर आप गेम में ज्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं करोगे, इधर उधर नहीं जाओगे तो आप बैड एंडिंग में जाओगे। लेकिन अगर आप गेम के मोस्ट ऑफ द टास्क कंप्लीट करते हो, एक्सप्लोर करते हो और हाँ सबसे बड़ी बात अर्लिंग शैन से फाइट करते हो तो आपको गुड एंडिंग मिलती है। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। जैसे जैसे आप बोट में आगे बढ़ते हो, एल्डर मंकी ये कहता है कि वुकोंग के 5 रेलिक्स थे और जो लास्ट रेलिक है माइंड, वो एक्चुअली में खुद डेस्टिनी 1 है। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या डेस्टिनी 1 ही सन वुकोंग है? तो इसका आंसर एल्डर मंकी देता है हाँ और ना। टेक्निकली ओरिजिनल सन वुकोंग हमेशा के लिए चला गया, बट अब हमारे पास उसके 5 रेलिक्स हैं, उसकी सारी ताकत है, उसका चेहरा है, तो एक्चुअली में हम ही डेस्टिनी 1 सन वुकोंग हैं। It's him. Don't make me laugh. Him? He is Wukong? Yes and no.
पहले एंडिंग के हिसाब से जो कि बैड एंडिंग है, आप उसकी मेमोरीज में जाते हो, उसके ब्रोकन शेल यानी कि सिर्फ उसकी बॉडी बिना सोल वाली, उसे डिफीट करते हो और आप सुन वुकोंग का गोल्डन क्राउन इनहेरिट करते हो। ऑफ कोर्स इससे आप सुन वुकोंग तो बन गए, बट अभी भी आपके पास गोल्डन क्राउन है। और फिर हम ये देखते हैं कि हम एक एम्बर में ट्रैप्ड हो चुके हैं हमेशा हमेशा के लिए। सुन वुकोंग को फाइनली रोक लिया गया, सुन वुकोंग हार गया। बट हमारे पास सेकंड एंडिंग भी है जिसे ट्रू एंडिंग माना जाता है, मतलब कि ओरिजिनल एंडिंग, और ये गुड एंडिंग है। यहाँ पे हम माउंटेन में पे जाते हैं जहाँ पे हम अर्लन शैन से फाइट करते हैं। वो हमें बताता है कि वुकोंग के पास कोई चॉइस नहीं थी और ना मेरे पास, मतलब कि वो सेलेस्टियल कोड का बस एक पॉन है और उसे वही करना होता है जो उसको ऑर्डर्स दिए जाते हैं। अर्लन को हराने के बाद हमारा डेस्टिन 1 बड़े से स्टोन मंकी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो 4 हेवनली किंग से फाइट करता है और उन सबको उठा उठा के फेंकता है और बहुत ही ब्रूटली मारता है। इसके बाद हम अर्लन शैन के बड़े वाले फॉर्म को डिफीट करते हैं। उसके बाद अर्लन शैन अपनी डिफीट एक्सेप्ट करता है एंड अर्लन शैन वुकोंग की रिस्पेक्ट करते हुए उसे अपना हथियार दे देता है। इस बार जब हम स्टोन के अंदर जाएंगे यानी कि सुन वुकोंग की मेमोरी में जाएंगे तो हर चीज सेम होगी। हम सुन वुकोंग के ब्रोकन शेल को भी डिफीट करेंगे, बट इस बार जो हमें गोल्डन क्राउन पहनाया जा रहा होगा तो हमारी आंखें खुल जाएंगी और हमारे अंदर सुन वुकोंग की सारी मेमोरीज आ जाएंगी, जहाँ पे हमें जर्नी टू द वेस्ट के सुन वुकोंग की क्लिप्स दिखाई जाती है कि कैसे उसने सेलेस्टियल कोड के अगेंस्ट जंग छेड़ दी थी अकेले। और यहीं पे उसने अर्लैंग को भी डायलॉग मारा था कि कीप योर आईज वाइड ओपन एंड वॉच मी रिप इट ऑफ। एंड या गाइस, यू गेस्ड इट राइट, फाइनली सुन वुकोंग ने अपने सर से वो हेडबैंड निकाल दिया। ये सारी चीजें बस उस हेडबैंड को अपने सर से निकालने के लिए। ये था सुन वुकोंग का मास्टर प्लान। अगर वो हेडबैंड आपकी बॉडी को ना छोड़े तो आप ही बॉडी छोड़ दो, बॉडी ही चेंज कर लो। और सुन वुकोंग ने ऐसा ही किया। उसने अपनी बॉडी को त्याग दिया और सेक्रीफाइस कर दिया, अपने सेंसेस को इधर उधर स्कैटर करके। एक डेस्टिन 1 उन सारे रिलिक्स को अपना बनाता है और खुद सुन वुकोंग बन जाता है और सुन वुकोंग रीइंकार्नेट करता है किसी और की बॉडी में। दैट्स हिज मास्टर प्लान, आई गेस। वेल गाइस, ये थी गुड एंडिंग एंड आई होप कि आपको मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट वे में इस पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन किया। मैंने 6 चैप्टर्स को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, बट बहुत ही शॉर्ट में भी एक्सप्लेन किया। अब आप ऑलरेडी देख रहे होगे ये वीडियो ऑलरेडी 26-27 मिनट की बन चुकी है, तो ये अब आपको मैं और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप पे कोई भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका कोई भी ऐड ऑन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप किसी भी स्टोरी को और डिटेल में डिकोड करना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और गाइस हाँ, प्लीज इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगा है, बहुत ज्यादा मेहनत लगा है। तो गाइस मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप प्लीज मेरी एक चीज में हेल्प कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसी से मेरी हेल्प हो जाएगी। एंड या मैं आपको किसी और वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए